मेरा नाम आरती शर्मा है और मेरी उम्र 27 साल है और मेरी उम्र 27 ख़ानदान है। मेरा जन्म एक माज़ज़ ब्राह्मण ख़ानदान में हुआ। आज से 11 साल पहले मेरी शादी संजय त्यागी से हुई थी। इस वक्त वो मुझसे 10-12 साल बड़े थे, लेकिन उनकी शख्सियत में ऐसी वक़ार थी कि उम्र का फ़र्क महसूस नहीं होता था। मैं शक्ल सूरत में आम से बेहतर थी, जबकि संजय मुझसे कहीं ज़्यादा परकुशिश और ताकतवर मर्द थे। उनकी उम्र मुझसे ज़्यादा लगती थी, लेकिन उनका असर वाला अंदाज़ उन पर बहुत जिस्ता था। संजय एक सरकारी अफसर हैं और उनकी पोस्टिंग हमेशा से दिल्ली में रही। हमारे घर में 3 छोटे फरिश्ते हैं जो हमारी ज़िंदगी का मरकज़ हैं। शादी के 2 साल बाद जब मैं पहली बार माँ बनी तो पूरे ख़ानदान में खुशी का माहौल था। लेकिन इस खुशी की कीमत मुझे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की तन्हाई से चुकाना पड़ी। संजय मुझसे हफ्ते में सिर्फ एक बार मिलने आते थे और ये भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। 3 महीने ऐसे ही गुजर गए और फिर वो मेरे करीब आने से भी कतराते लगे। आखिर 9 महीने बाद मैंने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के 1.5 महीने बाद संजय फिर से मेरे साथ रहने लगे, लेकिन उनकी तरफ से वो गर्मजोशी और अपनापन गायब हो चुका था। मैं इस कमी को बहुत महसूस करती थी, मगर होंठ सले रखती थी। वक्त का पहिया चलता रहा और हमारे घर में 2 और बच्चों का आमद हुआ। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, हमारी शादी कुनी महसूस करने लगी। शादी को 9 साल हो गए थे, लेकिन वो मुझे अकेला छोड़कर अपनी अलग दुनिया में खोए रहते थे। इस तन्हाई और उनकी बेरुखी ने मुझे ज़हनी तनाव में डाल दिया। मैं अंदर ही अंदर घटती जा रही थी। एक शाम संजय घर आए तो बहुत परेशान थे। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका तबादला मुंबई हो गया है। ये सुनकर मेरी फिक्र और बढ़ गई कि पहले तो वो महीने में एक बार ही सही मेरे साथ होते थे और उनका साथ ही मुझे सुकून देता था। अब जब वो मुंबई चले जाएंगे तो मेरी तन्हाई और भी गहरी हो जाएगी। 1 हफ्ते बाद वो हम सबको छोड़कर मुंबई चले गए, मगर अगले ही महीने वो फिर दिल्ली आए और मुझे बच्चों समेत मुंबई ले आए। यहाँ उन्होंने एक अच्छा सा फ्लैट किराए पर लिया और बच्चों को एक बेहतरीन सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया। एक दिन संजय ने कहा, आरती आज तैयार रहना, हमें शाम को मेरे एक साथी की शादी में जाना है। ये मेरे लिए हैरत की बात थी, क्योंकि उससे पहले मैं ख़ानदान के लोगों के अलावा किसी भी गैर रस्मी तकरीब में नहीं गई थी। मैंने खामोशी से उनकी बात मान ली और तैयार हो गई। हम बच्चों को घर पर ही छोड़कर ऑटो रिक्शा से वर्ली के एक खूबसूरत होटल में पहुंचे। हाल में औरतें और मर्द एक साथ बैठे थे। हाल के दरवाजे पर संजय ने अपने दोस्त और उनके ख़ानदान से मेरा तारिफ करवाया और हम एक अलग मेज़ पर बैठ गए। खाना खाते हुए एक शख्स अचानक बगैर इजाज़त हमारी मेज़ पर आ कर बैठ गया। इसकी ये बेतकल्फ़ी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो शख्स आते ही संजय से बड़े दोस्ताना अंदाज में बातें करने लगा। मैंने खाना छोड़ दिया और अपने चेहरे को साड़ी के पल्लू से ढांप लिया। बातों बातों में संजय ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, आरती, ये मेरे बास शेखर देसाई हैं। शेखर फौरन बोले, मैं उनका बास नहीं हूँ संजय जी, ये तो छोटी सी बात को पहाड़ बना देते हैं। वो शख्स अब भी मुझे गौर से देख रहा था। मैं अब भी नजरें झुकाए खामोश बैठी थी। इसके बाद वो शख्स संजय से बातें करता रहा और 10-15 मिनट बाद उठकर चला गया। आखिरकार तकरीब ख़त्म हुई और हम मेज़बानों से इजाज़त लेकर बाहर निकल आए और सड़क पर रक्षा का इंतज़ार करने लगे। कुछ ही देर में एक कार हमारे पास आकर रकी। इसमें शेखर ही बैठे थे। उन्होंने कहा, संजय जी, कहाँ जाना है? संजय ने कहा, सर, कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, आइए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। हाँ। संजय ने पहले तो इनकार करते हुए कहा, नहीं सर, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, हम रक्षा से चले जाएंगे।
मगर इस शख्स ने कहा, तकलीफ कैसी? मैं भी इसी मकर तरफ जा रहा हूं। संजय ने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला और मुझे बैठने का इशारा किया। मैं हिचकचाते हुए गाड़ी में बैठ गई और संजय अगली सीट पर बैठ गए। रास्ते में संजय और शिखर दोनों बातों में मसरूफ रहे, जबकि मैं उनकी बातों से बेपरवाह बाहर का नज़ारा देख रही थी। चैम्बूर पहुंचकर इस शख्स ने हमें अतार दिया और जाते हुए संजय से कहने लगा, संजय जी कभी भाभी को लेकर हमारे घर भी आइए। संजय ने कहा, ठीक है, मगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं, इसी गली में हमारा घर है, चाय पीकर जाइए। मगर वो उनकी बात इंसना कर चला गया। घर आकर मैंने संजय से कहा, क्या ज़रूरत थी मुझे इस तकरीब में ले जाने की? और फिर अब एक अजनबी के साथ गाड़ी में बैठा दिया। संजय ने कहा, वो अजनबी नहीं था, वो मेरा बास था। इस तकरीब में सब लोग अपने ख़ानदान के साथ आए हुए थे और मेरे दोस्त ने मुझे भी ख़ानदान के साथ आने को कहा था। मैं अकेला जाता तो सब मुझसे नाराज़ होते। कुछ दिन गुजरे। एक रात संजय देर से घर आए तो उनके साथ शिखर नामी शख्स भी था। संजय उनके साथ बैठक में बैठ गए और मुझे चाय लाने को कहा। मैंने चाय तैयार की और बैठक के अंदरूनी दरवाजे से संजय को आवाज़ दी कि चाय ले लीजिए, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि अंदर ही ले आओ। मुझे ये सुनकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि मैं कभी भी किसी मेहमान की मौजूदगी में बैठक में नहीं गई थी। खैर, मैं उनके हुक्म पर अपना दोपटा संभाल कर चाय अंदर ले गई। मुझे महसूस हुआ कि शिखर मुझे मुसलसल घूर रहा था। मैं चाय रखकर फौरन ही वापस आ गई। दोनों देर तक बैठे बातें करते रहे। 10-15 मिनट बाद संजय मेहमान को रुखसत करके कमरे में आ गए। मैंने उनसे झंझला कर पूछा, आपने मुझे क्यों अंदर बुलाया था? वो कहने लगे, ये मुंबई है और अगर यहाँ हमें रहना है तो सब लोगों की तरह ही रहना पड़ेगा, वरना सब लोग हमसे मिलना जुलना छोड़ देंगे। और हाँ, शिखर साहब मुझे अपने घर खाने की दावत दे गए हैं। बताओ किस दिन चलें? मैंने कहा कि मुझे नहीं जाना किसी शिखर के घर, लेकिन संजय ने खुद ही कहा कि अगले अतवार को चलेंगे और तुम भी मेरे साथ चलोगी। मैं खामोश रही। अतवार के दिन संजय ने सुबह कहा कि जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हमें दोपहर का खाना शिखर साहब के यहाँ खाना है। मैंने इनकार किया तो कहने लगे, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं बेमन से कपड़े बदलकर उनके साथ चल दी। हम रक्षा लेकर शिखर साहब के घर चले गए। वहां पहुंचे तो एक नौकर ने दरवाज़ा खोला और हमें एक कमरे में बैठाकर बताया कि शिखर साहब अभी घर पर नहीं हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद शिखर साहब भी घर आ गए और हमारे पास आकर बैठ गए। मैं ये बात नोट कर रही थी कि शिखर बार बार मेरी तरफ देखता और मुझे घूरता था। मैं खामोशी से बैठी रही। बातों बातों में शिखर ने कहा, भाभी लगता है आप यहाँ सहज महसूस नहीं कर रही हैं। मैंने इनकार में सर हिलाया तो वो कहने लगे, फिर आप अभी तक क्यों खामोश हैं? मेरे घर में कोई औरत नहीं है, इसलिए मुझे ही आपको साथ देना पड़ेगा। आप उसे अपना ही घर समझिए। अच्छा, आप बताइए मुंबई आकर कैसा लग रहा है? मैंने बोला। पहले तो बहुत अकेला महसूस किया, लेकिन अब काफ़ी हद तक आदत हो गई है। इस बार मेरी बजाय संजय ने जवाब दिया, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मजबूरी है, वरना मेरा बस चले तो 1 मिनट भी मुंबई में न ठहरूं। अब फिर शिखर ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, भाभी क्या संजय आपको घूमने फिरने भी लेकर गए हैं? मैंने कहा नहीं, मैंने खुद ही कभी उनसे नहीं कहा, और वैसे भी मेरी आदत ही ऐसी है कि कम ही घर से निकलती हूँ। शेखर मेरी तरफ देख रहा था और उसकी आंखें मुझे अब भी मेरे अंदर झांकती हुई महसूस होती थीं। वो बोला, लेकिन भाभी ये मुंबई है, यहाँ के माहौल में ढलने के लिए यहाँ के हिसाब से रहना पड़ेगा। मैं फिर खामोश हो गई। खाने के बाद हम फिर उसी कमरे में आ बैठे जहाँ आकर संजय ने शेखर से कहा कि कभी हमारे घर भी आइए खाना खाने। उसने कहा, ठीक है,
किसी दिन प्रोग्राम बनाएंगे। शेखर मुझे बार बार घूर रहा था। बातों बातों में शाम के बज गए। अब संजय ने शेखर से इजाज़त ली तो शेखर अंदर से 2 पैकेट उठाकर लाए और मुझे थमा दिया और कहा, यहाँ कि भाभी जी मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है। आज पहली बार मेरे घर आई हैं और एक पैकेट संजय के हाथ में दे दिया। संजय ने पैकेट पकड़ते हुए कहा, सर उसकी क्या ज़रूरत थी? शेखर बोला नहीं। यार आप लोग पहली बार मेरे घर आए हो, फिर मालूम नहीं जिंदगी कहाँ ले जाए। उसके बाद शेखर हमको घर तक छोड़ने आया और घर के दरवाजे तक छोड़कर खुद चला गया। घर आकर मैंने संजय से कहा, मैं आगे कभी किसी के घर नहीं जाऊंगी। आपने देखा आपका बास मुझे किस तरह घूर रहा था। लेकिन संजय ने कहा, शेखर ऐसा आदमी नहीं है, बहुत अच्छा है। दफ्तर में मुझे कभी भी महसूस नहीं होने दिया कि मैं इसका मातहत हूं थॉम, और तुमको बेवजह ही ऐसा लग रहा है। इसके बाद संजय ने 3 पैकेट खुद ही खोल दिए। 2 पैकेट्स में हम दोनों के लिए नए सूट थे, जबकि एक में मेरे लिए जेवरात थे। वो काफ़ी महंगे मालूम होते थे। संजय ने कपड़ों और जेवरात की तारीफ करना शुरू कर दी और मुझसे कहा कि किसी दिन शेखर साहब को अपने घर खाने पर मदऊ करो। मैंने कहा, जिस दिन मर्जी कर लें, मगर मैं उनके सामने नहीं आऊंगी। संजय ने जवाब दिया, ठीक है ना मर्जी, अगले अतवार को कैसा रहेगा? मैंने कहा, ठीक है। संजय अतवार को कैसा रहेगा? मैंने कहा, ठीक, और कुछ फल वगैरह घर ले आए और कहा कि परसों शेखर साहब आ रहे हैं और तुम अच्छा सा खाना पकाना। अतवार के दिन सुबह ही मैंने भना, गोश्त, रोस्ट और शोरबे जैसे रिवायती पकवान बनाना शुरू कर दिए। बजे के करीब शेखर हमारे घर आ गए। मैंने रिवायती चाय उनके लिए तैयार करके अपने बड़े बेटे के हाथ बैठक में भेजवा दी। इसे पीने के बाद खाना भी भेजवा दिया। शेखर साहब बजे के करीब घर से चले गए। इसके बाद संजय अंदर आए और कहने लगे, तुम बैठक में क्यों नहीं आई? मैंने कहा, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि मैं किसी के सामने नहीं आऊंगी। वो कहने लगे, शेखर साहब ने बार बार पूछा कि भाभी क्यों नहीं आई, और काफ़ी नाराज़ भी हो रहे थे। मैं खामोश रही। इसके बाद रोज़ ही संजय घर आकर शेखर साहब की तारीफ करते रहते और दिन गुजरते गए। तकरीबन 1 महीने बाद संजय ने मुझे कहा कि आज शेखर साहब के यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं और उन्होंने कहा है कि वो उनके लिए रिवायती खाना बनवाना चाहते हैं। मैं तुमको अगले हफ्ते उनके घर लेकर चलूँगा। मैंने इनकार किया तो कहने लगे, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। शेखर साहब के साथ मेरा रिश्ता भाइयों जैसा हो चुका है और तुम भी उनको अजनबी न समझा करो। खैर, मैं हफ्ता के दिन सुबह संजय के साथ शेखर के घर चली गई। शेखर घर में ही हो तो उन्होंने मुझे घर में ही मौजूद थे। उन्होंने मुझे बावर्ची खाने में सामान देकर खुद दोनों गाड़ी पर बैठकर दफ्तर चले गए। दोपहर के वक्त संजय का फ़ोन आया। उन्होंने मेरा हाल चाल पूछा और मुझे रिवायती पकवान अच्छी तरह से तैयार करने की हिदायत देने लगे। बजे के करीब दरवाजे पर घंटी बजी। नौकर ने दरवाज़ा खोला और शेखर अंदर आ गए। वो सीधे बावर्ची खाने में ही आ गए और मुझे मुखातिब करते हुए कहने लगे कि भाभी जैसा खाना अपने घर में खुलाया था वैसा ही होना चाहिए। मैं उनकी जैसा खाना अपने घर में खुलाया था वैसा ही होना चाहिए। उनके पीछे देखने लगी कि संजय भी उनके साथ ही होंगे। मैंने उनसे संजय के बारे में पूछा तो वो कहने लगे कि मैं तो किसी दफ्तरी काम के सिलसिले में यहाँ आया था, सोचा घर का चक्कर लगा लूँ। किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। संजय अभी दफ्तर में है, मुझे भी जाना है, शाम को साथ ही आ जाएंगे। वो आगे बोले और हाँ भाभी, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है तो मुझे थोड़ा सा खाना दे दीजिए। ये कहकर शेखर ने नौकर को बाजार से सामान लाने के लिए भेज दिया और खुद बावर्ची खाने के दरवाजे पर ही खड़े हो गए। मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। वो मुसलसल मुझे घूर रहे थे,
जिसकी वजह से मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने एक प्लेट में रोस्ट का एक टुकड़ा रखकर उनको दिया तो वो वहीं पर खड़े होकर खाने लगे। वाह भाभी, वाह, आपने तो कमाल कर दिया। कितना मज़ेदार खाना है। कमाल है भाभी, आपके हाथ में तो जादू है। जादू। आप जितनी खुद खूबसूरत हैं, इतने अच्छे पकवान भी तैयार करती हैं। मैं पहली बार किसी मर्द से अपनी तारीफ सुन रही थी और मुझे अजीब लग रहा था। इससे पहले संजय ने कभी मेरी तारीफ नहीं की थी। शेखर मुझे मुखातिब करते हुए कहा, भाभी, फिर मुझे मुखातिब करते हुए कहा, आपको मेरी तरफ से दिया हुआ सूट और जेवरात कैसे लगे? मेरे ख्याल से वो आप पर बहुत फबेंगे। वैसे आप जेवरात के बगैर भी बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन वो जेवरात आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देंगे। मैं मुसलसल खामोश थी और अपनी तारीफ सुनकर मेरे हाथ पांव सुन हो रहे थे। कोई अजनबी पहली बार इस तरह मेरे साथ बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद शेखर चले गए और शाम को संजय के साथ घर आ गए। शेखर का नौकर हम दोनों को घर छोड़कर वापस आ गया। घर जाकर मैंने सोचा कि संजय को सब कुछ बता दूं, पर मालूम नहीं क्यों खामोश रही। अगले दिन शेखर का फ़ोन आया और कुछ बातें करने के बाद संजय ने फ़ोन मुझे दे दिया। दूसरी तरफ शेखर था। मैंने तो कल ही कह दिया था, भाभी आपने तो कमाल कर दिया। मेरे दोस्त यूके से आए हुए थे, बहुत तारीफ कर रहे थे। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनती रही। अब अक्सर शेखर का फ़ोन आ जाता और संजय मुझे फ़ोन थमा देते। मैं मजबूरी में थोड़ी बहुत बात करके फ़ोन बंद कर देती। एक दिन रात को संजय और मैं बैठे हुए थे। संजय ने मुझे कहा कि आरती शेखर साहब मेरी दिल्ली में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। मैं खामोश रही। उन्होंने फिर मुझे मुखातिब किया और बोला, तुम ये काम कर सकती हो। मैंने कहा, मैं कैसे कर सकती हूँ? तुम कर सकती हो और वो तुम्हारी बात नहीं टालेंगे। मैं ठीक कह रहा हूँ। संजय ने ये कहते हुए अपने मोबाइल से शेखर को फ़ोन मिलाया और स्पीकर ऑन करके मुझे थमा दिया और कहने लगे कि इनसे अभी सिर्फ हाल चाल ही पूछना। मैंने ना चाहते हुए भी फ़ोन कान को लगा लिया। तीसरी या चौथी घंटी पर शेखर ने फ़ोन उठा लिया। मैं आरती बोल रही हूँ। जी, क्या हाल है भाभी? ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मुझे फ़ोन कर लिया। बस ऐसे ही। क्या संजय सो रहे हैं? नहीं। अच्छा, बाहर गए होंगे तो आपने सोचा कि मुझे फ़ोन कर लें। मैं भी काफ़ी दिन से चाह रहा था कि कभी अकेले में बात हो, पर मौका ही नहीं मिल रहा था। आपकी तारीफ सामने में करना नहीं चाहता था। मालूम नहीं क्या सोचेंगे। ये सब बातें नुंजा नहीं चाहता था। मालूम नहीं क्या सोचेंगे। ये सब बातें संजय भी सुन रहा था। शेखर फिर बोला, संजय को तो आपकी कदर ही नहीं होगी जितनी आप खूबसूरत हैं। और एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, अगर आप बरा ना माने तो क्या पूछिए। संजय तो आपसे उम्र में बहुत बड़े लगते हैं और उनकी सेहत भी इतनी अच्छी नहीं है, पर आप तो अभी तक जवान हैं। क्या संजय आपको मुतमईन कर देते हैं? क्या संजय आपको मुतमईन कर देते हैं? मैं शेखर से इस तरह की बात की तवक्को नहीं कर रही थी। मैंने फौरन फ़ोन बंद कर दिया और सवालिया नज़रों से संजय की तरफ देखने लगी, जो मुझसे नज़रें चरा रहे थे। थोड़ी देर बाद मुझसे बोले, तुम दोबारा शेखर साहब को फ़ोन करो और उनके साथ ऐसी ही बातें करो जैसी वो कर रहे हैं। ये ऐसे ही काम करेगा। मुझे पहले ही पता था। नहीं, मैं नहीं कर सकती। नहीं, तुम करो। नहीं संजय, मैं नहीं कर सकती। तुमको करना ही होगा। अब की बार संजय का लहजा सख्त और अंदाज हुक्मिया था। मैंने फ़ोन दोबारा मिलाया और दूसरी तरफ से फ़ोन उठाते ही कहा, कट गया था। मुझे मालूम था आप दोबारा करेंगी। जी, मैंने कुछ आपसे पूछा था। क्या यही कि संजय आपकी ज़रूरत पूरी करते हैं? क्या मैंने कहा जी ऐसी बात नहीं है? तो उसने कहा, मुझे मालूम है। वो बोला, तुमसे क्या मोहब्बत करता होगा आरती, जिस दिन से तुमको देखा है। दिल चाहता है तुमको जी भर के प्यार करूं। मैंने तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। जी देखिए,
आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तो कैसी बातें करूं? आप कोई और बात कर लीजिए। मेरे जहन में तो जो बात होगी मैं तो वही करूंगा। जी, मैंने तो इसलिए फ़ोन किया था कि संजय की ट्रांसफ़र करा दें। जी, मुझे मालूम है, लेकिन मैं जानबूझकर ऐसा नहीं होने दे रहा। मैं तुमको खुद से दूर नहीं होने देना चाहता। जी, हमें बहुत परेशानी है। आपको मालूम नहीं है, मुझे मालूम है। मैं एक शर्त पर ऐसा कर सकता हूँ। क्या शर्त? तुमको मेरे घर आना होगा। शर्त? तुमको मेरे घर आना होगा। जी, अगर संजय को मालूम हो गया, तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। नहीं मारेगा। जैसे मुझे फ़ोन कर रही हैं, वैसे खुद आ जाना। इसे कैसे मालूम होगा? किसी दिन सुबह ही आ जाना। संजय ऑफिस गया होगा और इसके वापस घर आने से पहले मैं आपको वापस घर छोड़ दूंगा और आप बच्चों को कह देना कि आप बाजार गई थीं। मैं खामोश हो गई। ठीक है, सोचकर कल बता देना। मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार करूंगा। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने फ़ोन संजय को पकड़ाया और खींच भरे लहजे मैं उससे किशोहा के देख लिया कि जहन का बंदा है और आप कहते हैं कि ऐसा वैसा बंदा नहीं है और मेरा उसके साथ भाइयों जैसा रिश्ता है। संजय कुछ देर खामोश रहने के बाद बोले, तुम कल सुबह ही उसके घर चली जाना। क्या कहा? आप पागल तो नहीं हो गए? मैंने कभी भी इससे पहले संजय के साथ इस तरह बात नहीं की थी, मगर आज उनकी बात सुनकर न जाने कैसे मेरे मुंह से ये अल्फाज निकल आए, कुछ भी नहीं होगा। एक बार मेरी ट्रांसफ़र हो जाए, मुझसे ये सब नहीं होगा। प्लीज़ आरती, तुमको ये काम करना ही होगा, मेरे लिए, बच्चों के लिए। तुमको मालूम है यहाँ गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। मैं खामोश हो गई और सोचने लगी कि संजय को क्या हो गया है और वो मुझे किस काम के लिए कह रहे हैं। कुछ मिनट बाद संजय कहने लगे कि मैं शिखर को फ़ोन मिला रहा हूँ, तुम इससे कहो कि मैं कल सुबह आपके घर आना चाहती हूँ। मैंने ना कहा, लेकिन संजय ने ये कहते हुए फ़ोन मिलाकर मेरे हाथ में थमा दिया कि कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ से फ़ौरन ही फ़ोन उठा लिया गया। जी आरती, शिखर साहब, मैं कल सुबह आपके घर आना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, मैं आपको सुबह वक्त आपके घर से ही ले लूँगा जब संजय दफ्तर के लिए निकल जाएंगे और आपके बच्चे स्कूल लिए निकल जाएंगे और आपके बच्चे स्कूल जा चुके होंगे। ये कहते ही शिखर ने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने फ़ोन संजय को दिया और उनकी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी, लेकिन वो भी शर्मंदा से थे। उन्होंने नज़रें चराते हुए कहा, आरती मेरी अखबार एक भाई कहा, आरती मेरी एक बार, सिर्फ एक बार। मुझे मालूम है कि ये काम ठीक नहीं है। अगर किसी को इसकी भंक भी पड़ गई तो हम जी नहीं सकेंगे, पर सिर्फ एक बार। मैं खामोश रही और लेट गई। सारी रात मुझे नींद नहीं आई। मैं जाने किन सोचों में डूबी रही। सुबह में उठी तो साथ ही संजय भी उठ गए। एक बार फिर कहने लगे, प्लीज़ आरती, एक बार किसी तरह ट्रांसफ़र दिल्ली होनी चाहिए। इसके लिए तुम कुर्बानी दो। मैं खामोश रही और बात पर पानी फेर कर चाय बनाने बावर्ची खाने में चली गई। वापस आई तो संजय घर से जा चुके थे। मैंने बच्चों को नाश्ता दिया और उनको स्कूल भेजकर कपड़े पहनने लगी। ठीक वक्त पर वो मुझे लेने आ गया और मुझे लेकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ। घर पहुंचकर उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गया। मैं सोफे पर बैठ गई तो वो मेरे बातें करने लगा तो वो मेरे सामने बैठ गया और बातें करने लगा। तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारे मुकाबले में संजय कुछ भी नहीं है। ये तो बंदर को लड्डू मिलने वाली बात है। मैं मुसलसल खामोश थी और मेरी खामोशी पर वो सामने से अटकर मेरे करीब आ बैठा और इस ने मेरे गले में हाथ डाल दिया। इस स्पर्श ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं फौरन उठकर एक तरफ हो गई और आंखें फाड़कर उसे देखा। ये क्या बदतमीजी है शिखर साहब। मेरी आवाज़ में वो गुस्सा था जो बरसों से अंदर दबा हुआ था। वो हंसकर बोला, क्या बदतमीजी? मोहब्बत करना बदतमीजी है। मोहब्बत? मैंने कहा, आप उसे मोहब्बत कहते हैं, ये तो होश है। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, 3 बच्चों की माँ हूँ।
आपकी ये हिम्मत कैसे हुई? शेखर का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से से कहा, ये सब संजय ने ही तो करवाया है। वो चाहता है कि उसकी ट्रांसफर हो जाए। इसने तुम्हें मेरे पास कुर्बानी के लिए भेजा है। ये सुनकर मेरा सर चुकराने लगा। क्या मेरा शौहर इतना गर सकता है? मैंने वहीं से सीधे संजय को फोन लगाया। संजय, मैं जानती हूं कि तुमने क्या किया है। तुम्हारी खुद गर्जी की कोई हद नहीं है। मैं आज ही वापस आ रही हूं। ये कहकर मैंने फोन काट दिया। शेखर मुझे रोकने लगा। आरती, मेरी बात सुनो। पर मैं वहां से भागकर घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते भर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब मैं घर पहुंची तो बच्चे स्कूल जा चुके थे। मैंने अपना छोटा सा सामान पैक किया और बच्चों का इंतजार करने लगी। जब बच्चे स्कूल से वापस आए तो मैंने उनका हाथ पकड़ा और स्टेशन की तरफ चल पड़ी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं संजय के साथ भी नहीं रही, क्योंकि वो मेरे में एक फैसला कर लिया था। लेकिन मेरा शौहर नहीं था कि मैं अब अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश करूंगी और अपने पांव पर खड़ी होकर जिंदगी गुजारूंगी। मुंबई में रहते हुए मैंने सिलाई कुढ़ाई का काम सीखा था। मैंने दिल्ली में अपने घर के करीब ही एक छोटी सी दुकान खोली और अपना काम शुरू कर दिया। शुरू में मुश्किलात आईं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। आज मैं एक आज़ाद और मजबूत औरत हूं। मैंने न सिर्फ अपने बच्चों को अच्छी तालीम दी, बल्कि मैंने कई दूसरी औरतों को भी अपने काम से जोड़कर उनको खुद मुख्तार बनाया। संजय ने कई बार मुझसे राब्ता करने की कोशिश की, पर मैंने उसे माफ़ नहीं किया, ना उसकी बेईमानी को और न ही उसके दिए हुए धोखे को। मेरी जिंदगी का रोशनी अब उस मेरे शौहर में नहीं, बल्कि मेरे अपने इरादे और मेरी हिम्मत में थी। मैं अब सिर्फ आरती नहीं थी, बल्कि एक नई खुददार और अपने बच्चों की माँ थी, जो अपने दम पर जी रही थी। इस कहानी से ये बात समझ आती है कि किसी भी रिश्ते में एहतराम और एतमाद सबसे अहम है। जब कोई शख्स अपनी खुद गर्जी के लिए दूसरे की इज्जत और एहसास को पामाल करे, तो इसका नतीजा हमेशा तबाही ही होता है। बेहतर है कि हम खुद को मजबूत बनाएं और गलत रास्ते पर कभी कदम न रखें। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इससे भी ज़्यादा दिलचस्प वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली ताज़ा तरीन वीडियो ज़रूर देखें। उम्मीद है कि वो वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी।